नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और आज हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीएससी की मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सेशन जो है लेकर आए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी दिनों से प्रश्न थे कि मुख्य परीक्षा के उत्तर को कैसे लिखें या मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, एक बात मैं आपके सामने आज अपने अनुभव के आधार पर ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर कहीं भी आप जानते हैं कि अगर लेखन का कार्य है तो इसके लिए आपको तैयारी जो है वो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू करनी है। और एग्ज़ाम अगर मान लीजिए आप 2023 दे रहे हैं, जो कि मई और जून में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यूपीएससी और स्टेट पीएससी के होंगे। स्पेशली मैं यूपीएससी के साथ यूपी पीएससी को जो है वो कवर करते हुए अपनी बातों को रख रहा हूँ। तो आप जानते हो कि आपको लेखन की शुरुआत जो है वो लगभग बहुत पहले से करनी होगी, यानी कि साल भर पहले से अगर आप अपने उत्तर लेखन की शुरुआत करोगे तो हो सकता है साल भर में आप के उत्तर में वो परिपक्वता आएगी जो आयोग की डिमांड है। लेकिन अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और थोड़ा सा ज़्यादा उत्तर लेखन कर रहे हो तो आपका उत्तर जो है वो बेहतर हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट जो है ये लिंक अपने उन सारे मित्रों के साथ आप शेयर कर दीजिए जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इच्छुक हैं। उनके साथ आप शेयर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, चाहे कोई भी फ्रेंड हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं तो उनको जो है इसका लाभ मिले, वो इसका लाभ उठाएं। तो स्पेशली मैं इस पर हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि जिस प्रकार से हिंदी माध्यम के रिज़ल्ट दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं, एक आध कोई रिज़ल्ट आ जाए और हम उस पर अपनी वाहवाही करें, वो अच्छी बात नहीं है, वो सही भी नहीं है कि आप उतने सारे रिज़ल्ट में 1, 2, 4 रिज़ल्ट ला के और अपना पीठ थपथपाएं, तो ये भी नहीं। तो स्पेशली मैं यहाँ हिंदी माध्यम के छात्रों को भी इस पर बात करूँगा, क्योंकि हिंदी माध्यम छात्रों की कुछ रणनीतियाँ ऐसी हैं जिस रणनीति के साथ जब वो चलते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहली जो रणनीति हिंदी माध्यम जो कि शुरुआत ही करते हैं और इसके साथ कि पहले मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड अपनी क्लासेस करूं, पहले मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाल दूं, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करूंगा। दोस्तों, अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका किसी कारण से निकल भी गया गलती से, मैं इसको गलती से इसलिए कहूँगा क्योंकि आपकी तैयारी केवल प्रीलिम्स की है तो वो गलती से ही है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगर गलती से आपका निकल भी गया तो आप अपने आप को 30 मार्क हाँ मत समझिए, क्योंकि आपके तरह कई हज़ार बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो निकल चुका होता है। लेकिन उन कई हज़ार में से कुछ ही सैकड़ों बच्चे की बात करें या कुछ ही हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो कि मुख्य परीक्षा में बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि जो सीट होती है 400, 500, 300, 600 उसी के आसपास जो है वो फाइनल रिजल्ट लेकर आते हैं। तो जो मैं अपनी बातें कह रहा हूँ उस बातों को बड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आज से 2 साल 3 साल बाद भी प्लान किए हुए हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो उत्तर लेखन आज ही से करो तो और अच्छा होगा। खासकर क्लास 12th पास जो स्टूडेंट हैं, अगर वो भी अभी से उत्तर लेखन करना अगर तैयार कर दें तो उनके लिए जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग आज यूपीएससी और स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ के आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानना है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की अगर हम बात करें तो मैंने नॉर्मली कहा कि हम यहाँ यूपीएससी और यूपी पीएससी, ठीक है ना, इन दोनों के सिलेबस को लेकर इसी को आधार बनाकर हम जो है वो चर्चा करेंगे कि अगर आप यूपीएससी या यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए आपकी रणनीति क्या है। और बड़े ध्यान से जो है एक एक बातों को जो है वो आप सुनते रहिएगा, बड़े ध्यान से जो है एक एक बातों को जो है वो आप समझिएगा और समझ के जो है इसको अगर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेन रख लीजिए, नोट डाउन कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो नोट डाउन भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में और यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को बड़े ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो यूपीएससी का मेंस का अगर आप सिलेबस देखते हो दोस्तों, तो सबसे पहले हम सिलेबस को जो है वो डिवाइड कर दें। तो इसको हम सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और सिलेबस को डिवाइड करने के बाद हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर राइटिंग की आवश्यकता जो है वो क्यों है ना, आंसर राइटिंग की आवश्यकता जो है वो क्यों है, हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं दोस्तों, जो कि मैं आपके सामने डिवाइड कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। तो मुख्य परीक्षा अगर आपका यूपीएससी का होगा, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग
आईएएस का एग्ज़ाम या आईपीएस का एग्ज़ाम या आईएफएस का एग्ज़ाम, बोलचाल की भाषा में, या आईआरएस का एग्ज़ाम ऐसे कहते हो, लेकिन इसके अलावा 20 अन्य डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके अंतर्गत है। लेकिन नॉर्मली हम आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस तक ही इसको सीमित करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेंस का एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो मेंस के जो पेपर हैं आप देख रहे होंगे कि आपका सबसे पहले हम देखेंगे तो एक पेपर जो है वो आपका, मैं हिंदी माध्यम को ले रहा हूँ, तो हिंदी जो है वो आपका कंपलसरी जो है वो लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है ना, और इंग्लिश कंपलसरी जो है वो भी आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे, और कोई भी एक वैकल्पिक विषय आप लेते हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, इसके एक ही विषय के 2 पार्ट होंगे, यानी कि 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, लेकिन विषय जो है वो एक ही रहेगा। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझते चलिएगा, और ध्यान से समझते हुए इसको नोट डाउन भी अगर आप कर लोगे तो एक आइडिया भी आपको लग जाएगा कि इस एग्ज़ाम में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो ये यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, और यूपीएससी मुख्य परीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हमें समझना है। और जब हम इसको बात करेंगे तो आगे के क्रम में जब हम बात करेंगे तो पुच्छल शब्द कौन कौन से होते हैं, टेल वर्ड क्या होता है, कैसे शुरुआत करें, इन सारी चीज़ों पे हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज पेपर, अगर आप पूरा टोटल पेपर देखिए तो आपको जो पेपर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक पेपर यहाँ आपका क्या छूट रहा है, तो एक पेपर आपका छूट रहा है जिसको कि हम निबंध का पेपर कहेंगे, ऐसे 9। तो आपको 9 प्रश्न पत्र जो हैं वो आपको मुख्य परीक्षा में लिखने हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, 9 प्रश्न पत्र जो है वो आपको मुख्य परीक्षा में लिखने हैं। तो इस 9 प्रश्न पत्रों को जो है वो आपको जानना होगा कि 9 प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं जिन्हें हमें मुख्य परीक्षा में लिखना है। ये तो हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस 9 प्रश्न पत्र में अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप फिर इंटरव्यू के लिए जो है वो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यूपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के बारे में कि यूपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है, कितने प्रश्न पत्र इसमें आते हैं। तो इस पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न जो है, जो आपका पेपर होगा वो आप देखेंगे ये आपका सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। दूसरा पेपर जो होगा वो आपका निबंध का होगा। तीसरा पेपर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जीएस पेपर 1। चौथा पेपर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 2। पांचवा पेपर देखेंगे तो जीएस पेपर 3। छठवां पेपर देखेंगे तो जीएस पेपर 4। सातवां पेपर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शनल पेपर 1, और आठवां पेपर देखेंगे तो ऑप्शनल पेपर 2। और ये जो है वो आपके क्या होंगे, सेम सब्जेक्ट होंगे, यानी कि एक ही विषय का पेपर 1 और पेपर 2 होगा। यहाँ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, सेम सब्जेक्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब आप यूपीएससी और यूपीपीएससी में अगर एक अंतर देख रहे होंगे, अगर केवल हम बात करें तो एक ही अंतर आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको इंग्लिश कंपलसरी नज़र आ रहा है, और यहाँ आपको यूपीपीएससी में कहीं भी इंग्लिश कंपलसरी का पेपर नहीं देखने को मिल रहा है मेंस के एग्ज़ाम में, जिसको आप ध्यान से देख रहे होंगे, है ना। आपको एक जगह मेंस पेपर दिख रहा होगा और एक जगह जो है वो मेंस का, कोई भी मेंस में आपको इंग्लिश कंपलसरी का जो है वो पेपर नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है ना। तो इसको फटाक से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने सुविधा के हिसाब से जो करना है इसको कर लीजिए। मैं साइड हो चुका हूँ कि आपको जो है वो किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत ना आए। और हम लोग उन सारी चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे जो कि हर स्टूडेंट जो है वो फेस करता है दिक्कतों को, है ना। तो
तो हम लोगों ने जो बात किया दोस्तों, तो आपने क्या देखा कि यहाँ आपको टोटल कितने पेपर देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको लिखना है, तो 9 पेपर, और यहाँ कितने पेपर देखने को मिल रहे हैं, 8 पेपर, यानी कि 8 पेपर और 9 पेपर ये आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही जो उसका प्रीलिम्स है जिस पे सबसे ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाते हैं, उसमें एक जीएस का पेपर और एक सीसेट का पेपर, और आप में से बहुत सारे, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी साल भर जो है वो केवल प्रीलिम्स पे लग जाते हैं और मेन जो कि आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, मेंस, इस पर ध्यान नहीं देते। यानी कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में अगर आप ये 9 आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को, जिसको कि हम हिंदी में वर्णनात्मक पेपर कहते हैं, अगर इस पर आप बेहतर प्रदर्शन करते हो दोस्तों, तो यही आपको इंटरव्यू तक ले जाने का रास्ता बनाता है। यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको इसमें मेरिट को क्रॉस करना होगा, न्यूनतम आवश्यक जो अंक होंगे उसको प्राप्त करना होगा। मैंने कहा हजारों बच्चे जो हैं वो लिखित परीक्षा देते हैं और हजारों बच्चों के जो उत्तर होते हैं उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो लगभग समान होते हैं। आप जो बुक पढ़ रहे हैं सामने वाला भी वही बुक पढ़ रहा है। आप मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आपके तरह लाखों बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए कि अनूप सर से ये क्लास ले रहे हैं या किसी भी सर से ये क्लास ले रहे हैं या किसी भी सर से क्लास ले रहे हैं, तो सारे बच्चे उनसे क्लास ले रहे हैं, तो सबके कंटेंट भी सेम हो गए और सबके बुक्स भी सेम हो गए। तो कंटेंट सेम हो गए, बुक्स सेम हो गए, तो आप बेहतर कैसे हैं? अगर जैसे आप मुझसे कहें कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, तो मेरे पीडीएफ आप भी पढ़ रहे हैं और आपके साथ जो सैकड़ों बच्चे तक्षशिला पर हैं वो सारे के सारे बच्चों पढ़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हजारों बच्चे या लाखों बच्चे तक्षशिला पे हों तो वो भी पढ़ेंगे, जैसे आज आप सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप बेहतर कैसे होंगे? तो आप बेहतर होंगे अपने लेखन शैली से, अपने राइटिंग स्किल से आप बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल जो है वही एक एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसमें उसके दिमाग में एक अलग इंप्रेशन जो है वो बनाएगा कि आप हैं क्या। लेकिन ये जो राइटिंग शैली है, यानी कि राइटिंग स्किल है, ये जो आपका लेखन शैली है, लेखन शैली एक दिन में तो आएगा नहीं, है ना। ये जो पूरी की पूरी शैली है वो एक दिन में तो आएगा नहीं, तो उसकी शुरुआत जो है वो क्या करनी होगी, उत्तर लेखन से शुरू करनी होगी। और उत्तर लेखन जब आप करोगे दोस्तों, तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में होगा कि आपको उत्तर लिखने में समस्या आएंगी, और ये उत्तर लिखने में जो समस्या है वो सभी के साथ, जो टॉपर से जो रैंक 1 आए हैं उनके साथ भी जो है ये उत्तर लिखने में जो है वो समस्या जो है वो आती रहती है। तो ये उत्तर लेखन को लेकर अगर आप उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसमें आपको जो है वो मन को छोटा नहीं करना है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। लिखोगे, धीरे धीरे जो है वो आप उत्तर लिखोगे, है ना। अच्छा, उत्तर लिखने में जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि आप जो उत्तर लिख रहे हो वो अच्छा उत्तर हो, साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो, त्रुटि से मुक्त हो, यानी कि गलतियाँ कम से कम हो या ना हो, और सौंदर्यपूर्ण हो। यानी कि जो एग्जामिनर हो जब उसके सामने आपकी जो कॉपी पहुंचे तो वो एग्जामिनर आपकी कॉपी के माध्यम से जान जाए कि जो ये बच्चा है जो भविष्य का प्रशासनिक अधिकारी बनने की अभिलाषा रखता है, इच्छा रख सकता है, आकांक्षा रखता है, वो क्या है, वो बनने लायक है कि नहीं है। क्योंकि आप एग्जामिनर के सामने नहीं हो, वो नहीं जानता है कि आप कैसे दिखते हो, आप गोरे हो कि सांवले हो, आप छोटे हो कि लंबे हो, आप कहाँ के हो, एग्जामिनर कुछ नहीं जानता आपके बारे में। आप पुरुष हो कि महिला हो, एग्जामिनर ये भी नहीं समझ पाता है जब तक आपकी कॉपी में अगर लिंग वाले शब्दों को, जैसे नहीं जाती हूँ, खाती हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ टाइप वाले वर्ड अगर ना मिले उसको, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर को नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि आपके नाम कहीं आपके कॉपी पे नहीं मिलेंगे, उसको कोड होता है, वो कोडिंग से पहुंचता है। तो कुल मिलाकर हम क्या बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर हम यही कह रहे हैं कि आपकी कॉपी कितनी अच्छी है, कितनी साफ सुथरी है, कितनी व्यवस्थित है, कितनी त्रुटि मुक्त है, कितनी सौंदर्यपूर्ण है, और तथ्यों को आपने किस प्रकार से स्पष्ट रूप से सामने रखा है, यही दर्शाएगा कि आपको इस विषय की जो है जानकारी कितनी है। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में हम लोग यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए लेखन शैली में कैसे सुधार करें, या कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लेखन शैली में सुधार करें, वो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, कि करना क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उत्तर लेखन पर
या उत्तर लेखन को जो है हम बेहतर कर सकते हैं। तरीके कौन कौन से हैं? दोस्तों कई बार आप होता क्या है कि एक ही विषय के मुझसे पूछते हो कि सर ज्योग्राफी में मैं कौन सी बुक पढूं, मेरे पास तो माजिद हुसैन भी हैं, मेरे पास तो खुल्लर भी हैं, मेरे पास तो DL लाल भी हैं, मेरे पास तो सविंदर सिंह भी हैं, मेरे पास तो महेश बर्णवाल भी है, मेरे पास तो NCERT भी है ना, या मेरे पास अन्य जो भी जो आपके राइटर्स हैं उनकी भी किताबें हैं, मैं कौन सा पढूं? मैं बार बार आपसे कहता हूँ NCERT पढ़िए या कोई प्रमाणित पुस्तक एक ले लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही विषय की जो है वो कई सारे पुस्तकें पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक ही टॉपिक की बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने से अच्छा है कि एक कोई प्रमाणित पुस्तक लीजिए और उसको कई बार पढ़िए। 10 पुस्तकों को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक प्रमाणित पुस्तक को 10 बार पढ़ लिया जाए। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे दोस्त, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लिखोगे, क्योंकि आपका अधिक पढ़ना जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है वो आपकी अच्छी लेखन शैली के तरीकों से आपको परिचय कराएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके पास शब्द आएंगे, और जितने अच्छे शब्द आएंगे वो आपकी लेखन में जो है वो दिख जाएगी। दोस्तों IAS की तैयारी हो या PCS की तैयारी हो, उस तैयारी में आपको बहुत अधिक पढ़ना होता है। और ऐसे में जब भी आप किसी पत्रिका को पढ़ते हो, जब भी किसी अखबार को पढ़ते हो और उसमें देखते हो कि कोई भी पत्रिका, कोई भी अखबार, तो आप उसके जो कंटेंट देखते हो, आप देखते हो कि कंटेंट किस तरह से लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस शैली में लिखा हुआ है, और उस आधार पर आप उसको पसंद करते हो। तो UPSC या स्टेट PSC की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके राइटिंग स्किल को अगर सुधारना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, और आपकी किताबें, आपकी पत्रिकाएं, आपके समाचार पत्र जो है वहाँ से आपको उसका जानकारी होगी। यानी कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी लेखन शैली जो है वो अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी लेखन शैली अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप बेहतर करोगे। ठीक है ना। दूसरी चीज़ जिस पर कि मैं बात करूँगा वो क्या है? दूसरी चीज़ है कि अपनी रूपरेखा जो है वो सुसंगत रखें। अपनी रूपरेखा सुसंगत रखें। तो अपनी रूपरेखा सुसंगत रखें, या कि आपकी जो लेखनी की जो रूपरेखा है, यानी कि जो भी आपने कंटेंट दिया है, ठीक है ना, तो आपकी जो कंटेंट है वो क्या बताती है कि आपके उत्तर का जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या है। ठीक है ना। इसलिए अपने कंटेंट का जो आउटलाइन है, उस कंटेंट के आउटलाइन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखें। आपने जो भी लिखा है या जो भी आंसर दिया है, उसमें आपने कुछ चीज़ों को दिया है कि नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहला ज़रूरत है आपको कि आपने जो भी उत्तर लिखा है, उस उत्तर में आपने इंट्रोडक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है। दूसरा, उस उत्तर में जो बॉडी पार्ट है, यानी कि जो मेन विषय है, वो आपने लिखा है कि नहीं। और तीसरा, उस उत्तर का आपने कंक्लूजन लिखा है कि नहीं, यानी कि निष्कर्ष लिखा है कि नहीं। ये 3 चीज़ जिसको कि आपको देखना रहा। और आपका उत्तर जितना सुसंगत होगा उतना ही जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचेगा उसके लिए जो है वो अच्छा होगा। एक काम स्टूडेंट जो अपने उत्तर लेखन में जो है वो हमेशा जो गलती करते हैं, और जिस गलती के चलते उनका उत्तर खराब हो जाता है, या बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी उनको मार्क्स नहीं मिलता है, वो क्या होता है कि शब्दों के, तीसरा पॉइंट, शब्दों के मकड़ जाल में ना फंसे। ध्यान रखिए, शब्दों के मकड़ जाल में ना फंसे। मकड़ जाल यानी कि मकड़ी का जाला। ठीक है ना। कई बार हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शब्द जाल या तकनीकी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों UPSC की परीक्षा हो या स्टेट PSC की जो परीक्षा हो, उसके मुख्य परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी शब्द ऐसे ना हो जो कि ज़रूरत ना हो, अनावश्यक शब्द ना हो। या आप अपनी विद्वता परिचय करने के लिए, जैसे होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शुद्ध हिंदी में इतना ज़्यादा शुद्ध लिखेंगे कि हो सकता है कि एग्जामिनर को भी जो है वो समझने में दिक्कत हो जाए कि आप लिखना क्या चाहते हो। एग्जामिनर आपसे बार बार पूछेगा, भैया कहना क्या चाहते हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अनावश्यक रूप से तकनीकी शब्दों को जो है वो ना कीजिए, जिसके चलते जो है वो पूरा का पूरा जो आपका उत्तर है
वो आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसके चलते क्या हो कि एग्जामिनर ध्यान ही ना रखे। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, कई बार होता है क्या है कि जब हम आपसे कहते हैं, जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप जाओगे तो आपको 250 शब्दों में जो है वो उत्तर लिखने को मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 250 शब्दों में होगा। यूपी पीएससी पे आप जाओगे तो आपको 200 शब्दों पे जो है वो उत्तर लिखने की बात की जाती है कि 200 शब्दों में जो है आप एक उत्तर लिखिए, है ना। यूपी पीएससी में आपको 200 शब्द और यूपीएससी में 250 शब्द, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब उत्तर लिखते हैं तो वो केवल शब्दों को भरने के लिए उत्तर लिखते हैं कि चलो भैया मैंने इतना कॉपी कर लिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कंटेंट में जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट कितना है, आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप कोई बीए और एमए का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जिसमें आपने पन्ना भर दिया कि अगर हमने 10 पन्ना भर दिया तो हमको ज़्यादा अच्छा। देखिए हमारे यहाँ की कुछ ना कुछ ऐसी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का जो कॉलेज सिस्टम है या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ विसंगतियाँ ऐसी हैं जिसके चलते जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर लेखन में समस्या होती है, और सबसे ज़्यादा हिंदी माध्यम के छात्र क्यों फंसते हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैंने हिंदी माध्यम के छात्रों को इसलिए स्पेशली फोकस किया है क्योंकि आप जानेंगे, आप शब्द मत भरिए, आप कॉपी मत भरिए, आप क्वांटिटी की तुलना में आप क्वालिटी के ऊपर जो है, ठीक है ना, क्वालिटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप आंसर जो है आपका अच्छा होगा। इसके अलावा आवश्यकता किस चीज़ की है, तो इसके अलावा आवश्यकता है उत्तर लिखने में जनरलाइजेशन से बचने की। किसकी? जनरलाइजेशन से बचने की आवश्यकता। अब जनरलाइजेशन से बचने की आवश्यकता का क्या अर्थ है? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आपके उत्तर आते हैं, जैसे आप ही की कॉपी मेरे पास जब चेक करने के लिए आते हैं, तो जब मैं देखता हूं तो मैं उत्तर देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत बेहतर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये देखता हूं कि वो बस ऐसे नॉर्मल एक सामान्य सा उत्तर लिख दिए हुए हैं, है ना। तो सामान्य सा जो उत्तर होता है जब उसको कोई पढ़ेगा, आप खुद अपने उत्तर को पढ़िए, जब आपका उत्तर आप ही को नहीं प्रभावित कर पा रहा है तो एग्जामिनर को कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि मैंने फिर से कहा ना कि वो एग्जामिनर नहीं देख रहा है कि आप कौन हो। देखो आपकी सुंदरता जो है, आपका रूप रंग ढांचा जो है, वो इंटरव्यू बोर्ड में आपको काम कर सकता है कि देखने में आप बहुत सुंदर हो, बहुत ज़्यादा आपको देख के जो है वो कोई इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में आपकी कॉपी, आपकी राइटिंग आपकी सुंदरता बताएगी, आपके कंटेंट जो है वो आपकी सुंदरता बता रहा है। तो हमेशा उत्तर पे ध्यान रखिए कि समान उत्तर किसी का भी जो है, ठीक है ना, वो बढ़िया इंप्रेशन नहीं डालता है। तो हमेशा आपका कंटेंट कैसा हो, तो जो भी आप कंटेंट्स दे रहे हैं उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन हो, बेसिक फैक्ट्स हो, और वो बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक फैक्ट जो है वो प्रमाण के साथ हो। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो भी टॉपिक पर आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर जो बेसिक फैक्ट्स हो, उसके बारे में जो भी डेटा हो वो आपका सही हो, फैक्ट जो हो वो सही हो, नाम हम सही हो, है ना। अब मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा पूछा गया, आपने नाम ही गलत लिखा है तो आपका उत्तर गलत, आपने डेट ही गलत लिखा है तो उत्तर गलत। मान लीजिए पॉलिटी का कोई टॉपिक है और बात किया जा रहा है किसी पर समानता के अधिकार के बारे में बात किया गया और उसमें सबसे पहला है विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है, तो आपको आर्टिकल 14 की जगह पे आर्टिकल आपने 18 लिख दिया तो पूरा का पूरा मामला ही खत्म है ना। आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत दिया, या हो सकता है आर्टिकल 15 की बातें आपने लिखी और जो अंदर इन्फॉर्मेशन दिया वो आर्टिकल 21 के बारे में आपने लिख दिया। तो कम से कम ये जो छोटी चीज़ें हैं इसको आप ध्यान रखना होगा आपको, है ना। ठीक है कि आप बेहतर से बेहतर जो है उसको जब देंगे तो एग्जामिनर जो है वो उससे खुश होगा, है कि नहीं। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जिससे उनको बचने की आवश्यकता है, वो क्या करते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन करते चलिएगा जिस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। अलंकरण करने से आपको बचना होगा। अलंकरण करने से बचें, अलंकरण करने से बचें। अलंकार आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा दोस्तों, और अलंकार जब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो अलंकार आपने जो हिंदी में पढ़ा होगा, आनंद। मैं आप लोग के सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, इस कमेंट्स के अगर मैं तुरंत रिस्पॉन्स करने लगूंगा तो फिर
बहुत लंबा खिंच जाएगा। जो भी मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ उस कमेंट्स पे मैं फिर अलग अलग वीडियो बना दूंगा, है ना। जैसे कि एक ऊपर से आ रहा है प्रताप अमर जी का कमेंट कि स्ट्रक्चर बनाने में कठिनाई होती है, तो उत्तर में स्ट्रक्चर कैसे बनाएं उसके लिए कुछ और भी बात करेंगे, ठीक है। आनंद जी का है कि सर प्लीज़ जीएस के अंदर के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, है ना। तो अभी हमारा पूरा का पूरा प्रयास क्या है, अभी हमारा प्रयास ये है कि आपको बस ये चीज़ें बताएं, नहीं तो फिर हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से लीक से हट जाएंगे, है ना दोस्त। तो उसके लिए फिर हम अलग अलग, आप हमें टॉपिक देते रहिए। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप मुझे टॉपिक भेजिए कि किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं जो है उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आपके टॉपिक का मैं हमेशा स्वागत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अलंकरण करने से बचने के बारे में बात करें। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें उदाहरण देना आवश्यक है, लेकिन निश्चित रूप से आपके ज्ञान को उस उदाहरण के माध्यम से जो है वो दर्शाना होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न के ऊपर कई सारे उदाहरण दे देते हैं, ठीक है ना, और अलंकार का प्रयोग करते हैं, जैसे यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। और इन अलंकारों का ऐसा प्रयोग कर देते हैं जिससे कि होता है क्या कि एग्जामिनर, मान लीजिए आपने पॉलिटी का या आपने हिस्ट्री का कोई उत्तर लिखा और अपने अलंकार से भर दिया है। अब पता चला कि जो एग्जामिनर है उसको उतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में, या हो सकता है उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, है ना, और आपने भर दिया। अब एग्जामिनर को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा उस पर। तो कोशिश ये कीजिए कि जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न के हिसाब से आप उत्तर दीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें अलंकारित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही कम, और जब आपको लगता है कि आपके बताए जाने वाले जो भी उदाहरण वो बहुत आवश्यक है तो दीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि जो भी पेपर है अगर वो अंग्रेजी और हिंदी साहित्य का पेपर नहीं है तो फिर आपको अलंकार से बचना होगा। आप अंग्रेजी साहित्य ले रहे हैं या हिंदी साहित्य ले रहे हैं वैकल्पिक पेपर के रूप में, तो वहाँ आप अलंकार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ एग्जामिनर को जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप जीएस के पेपर ले रहे हैं और जीएस के पेपर में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, एथिक्स, वहाँ अगर बहुत ज़्यादा आप अलंकार से भर देंगे तो एग्जामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपका मेहनत जो है वो बेकार जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है, जब भी उत्तर लिखें दोस्तों तो उत्तर कैसा होना चाहिए, उत्तर में जो है आपका उत्तर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल उत्तर लिखें। अब ओरिजिनल उत्तर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मैंने कहा कि सभी एक ही किताब पढ़ रहे हैं, सभी एक ही कंटेंट दे रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे कि मैं प्रश्न देता हूं तो वो क्या करते हैं, सेम हूबहू किसी किताब से, किसी सोशल मीडिया साइट से जो है ना, वो सेम हूबहू उतार देते हैं। और मैं देखता हूं तो मैं पूछता हूं कहां से उतारा है। दोस्तों, आप जो भी पढ़ते हैं वैसा का वैसा उत्तर जो है वो पत्र पे ना उतारे, यानी कि आप मत उतारिए आंसर शीट पे सेम से। हमेशा जो उत्तर लिखे हैं उस उत्तर में ध्यान रखिए कि आपके अपने शब्द भी हों। अगर आप अपने शब्दों को प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप थोड़े से क्रिएटिव माइंड्स के हैं, आप रचनात्मक हैं, और जितना ज़्यादा अपना ओरिजिनल आप अपने उत्तर में लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और आपका उत्तर जो है वो आपको अलग करेगा सबसे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो इसके अलावा जो आपको अगले पॉइंट पे ध्यान देना है वो क्या है कि हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करना है। आप ये मत देखिए कि मुझे 2024 में एग्ज़ाम देना है, 25 में देना है, 30 में देना है। अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया है तो मेरा सुझाव यही है कि आप उत्तर लेखन को जो है वो अभी से जुड़ जाइए और अभी से उत्तर लेखन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्या बन जाओगे, उतना ही आप परफेक्ट बन जाओगे। जितना आपका, ठीक है ना, उत्तर सही होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपके अंदर परफेक्टनेस आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लेखन करें। और हम जानते हैं दोस्तों कि बिना प्रैक्टिस कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। एक बच्चा, आज आप 20 की उम्र में, 22 की उम्र में, 25 की उम्र में हो सकता है एक बहुत अच्छे धावक हों, बहुत अच्छा आप दौड़ते हो, लेकिन याद कीजिए कि जब आप साल भर के या सवा साल के थे तो क्या आप इतने ही अच्छे दौड़ते थे? तब तो हो सकता था आपको चलने ना आता हो, तब आप खड़े होते होगे और गिर जाते होगे, लेकिन आप बार बार गिरने के बाद उठना गिरना, उठना गिरना, उठना, और आप आज बहुत अच्छे धावक हो सकते हैं।
हो सकता है आप किसी गाड़ी को चलाने की शुरुआत करते हो और उस गाड़ी को जैसे आप लेकर आगे बढ़ते हो, जैसे साइकिल चलाया, बाइक चलाया, तो हो सकता है कि आपका हाथ पैर जो है लड़खड़ा जाए और आज आप एक बहुत अच्छे जो है वो साइकिल, बाइक, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने वाले। लेकिन ये आया कैसे दोस्तों? ये प्रैक्टिस से आया। आप सोचोगे कि नहीं एक ही दिन जाके मैं वो सारा काम करूंगा, तो एक दिन में सारा काम नहीं होता है दोस्तों, प्रैक्टिस। और जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो आपका बेस्ट नहीं होगा। जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो आपका सबसे वर्स्ट होगा, सबसे गंदा होगा। लेकिन उसी खराबी में से अच्छाई आपको निकालना है, क्योंकि गलतियों को स्वीकार करने वाला ही व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। जो अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि उत्तर लिख रहे हो तो कहते हैं हाँ सर उत्तर लिख रहे हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, चेक कौन कर रहा है? सर हम खुद ही चेक कर ले रहे हैं। अरे भैया जब तुम खुद ही लिख रहे हो और खुद ही चेक कर रहे हो तो उसकी गलती कैसे पता चलेगी? नहीं सर हम खुद ही गलती निकाल ले रहे हैं, हमको पता है कि हाँ क्या गलती। तो भाई लिखने में फिर क्यों गलती किए थे? तो सिंपल सा जो चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, तब तक उसमें सुधार नहीं की जा सकती। यूपीएससी की परीक्षा और स्टेट पीएससी की परीक्षा में अगर आपको रैंक लाना है दोस्तों, अगर रैंक लाना है केवल सिलेक्शन के लिए, और देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जो परीक्षा है वो जॉब नहीं है दोस्तों, ये ड्यूटीज़ है। जॉब आप पैसे के लिए कमाते हैं, करते हैं, लेकिन जब ड्यूटीज़ आ जाती है ना, तो वहाँ फिर पैसा नहीं होता है, वहाँ फिर आपका जो है वो त्याग होता है। ठीक है, तो यूपीएससी की परीक्षा की अगर हम बात करें तो यूपीएससी की परीक्षा के लिए उत्तर लेखन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है, क्योंकि इस प्रतियोगी परीक्षा में आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो बहुत ही हाई टैलेंटेड होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इस परीक्षा से आप बाहर का रास्ता जो है देख सकते हैं। और इतने इसमें हम कहते हैं ना, ये पूरी की पूरी जो प्रतियोगिता होती है वो गला काट प्रतियोगिता होती है। गला काट प्रतियोगिता का मतलब है ये ऐसी प्रतियोगिता होती है कि जिसमें जीत और हार का जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है। आप ओलंपिक देखते होगे, आप कॉमनवेल्थ गेम देखते होगे, और उस ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम में आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। उसेन बोल्ट 9 सेकंड में जो 100 मीटर की जो यात्रा, लेकिन सेकंड वाला कौन था? जो सेकंड पोजीशन पे था, थर्ड पे था, फोर्थ पे था, फिफ्थ पे था, सिक्स्थ पे था, सेवन्थ पे था। अगर उनके बीच का अंतर देखोगे तो आपको कुछ नैनो सेकंड्स के अंतर देखने को मिलेंगे। तो जब प्रतियोगिता बहुत बड़े लेवल पे आपको लड़ना होता है तो उसमें जीत और हार का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, और आपकी एक बारीक सी गलती, एक छोटी सी गलती जो है वो आपको हरा भी सकती है, और एक आपकी बारीक सी और छोटी सी जो मेहनत है वो आपको जीत भी दिला सकती है। तो जब प्रतियोगिता बहुत उच्च हो तो हमें जीत और हार का जो अंतर है उस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो हमें बहुत पीछे भी ढकेल सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार कट ऑफ तो 85 गया था, मेरा 84 आया है, या 84.5 आया है, या 85 आया है ना। तो एक एक अंक का या आधे आधे अंक का अर्थ तब आपको समझ में आता है जब आपको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा मैंने एक बात कही कि जब आप उत्तर लिखोगे तो आप क्या ध्यान दोगे कि उत्तर लिखने में जो है वो आपसे क्या होती है? त्रुटि होती है। तो उत्तर जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? त्रुटि रहित उत्तर होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप लिखोगे तभी आपको ज्ञान होगा कि आपकी उत्तर जो है वो त्रुटि रहित है कि नहीं। त्रुटि का मतलब होता है कि आपके उत्तर में जो है वो मिस्टेक्स हैं कि नहीं। मिस्टेक्स, मात्राओं के मिस्टेक और ये सारे जो मिस्टेक्स है ना, तो हमेशा आपको सुनिश्चित करना है कि आपके उत्तर में जो है वो वर्तनी क्या है, व्याकरण का आपने सही से प्रयोग किया है कि नहीं। ठीक है ना। और इन चीज़ों को अगर आप दिन प्रतिदिन करोगे, लेखन अभ्यास जब दिन प्रतिदिन अपने दैनिक शैली में, जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ बाथरूम जाते हो, रोज़ ब्रश करते हो, रोज़ फ्रेश होते हो, रोज़ नहाते हो, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन ये सारा जब काम करते हो है ना, तो आप उत्तर भी लेखन जो है वो रोज़ ऐसे करो। और इससे क्या देखोगे कि आप अपने लेखन कला में जो है वो हर दिन जो है वो सुधार पाओगे। आप देखोगे कि कल का जो मेरा उत्तर था उसके तुलना में आज का उत्तर जो है मैं थोड़ा बेहतर हुआ है। धीरे धीरे आप उत्तर लेखन में जो है वो निपुण हो जाओगे। और ये जो आईएएस का परीक्षा है ना दोस्तों, इसको पास करने के लिए सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसको पास करने के लिए आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, यहीं से काम नहीं चलेगा। आप नॉलेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ
नॉलेज का एक्सप्रेस मुख्य परीक्षा में आपके उत्तर लेखन से और इंटरव्यू में आपके बोलने के तरीके से। तो कुल मिलाकर आपके अपने उत्तर पुस्तिका में सुधार करने के लिए, परीक्षक को समझाने के लिए जो है क्या है, एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में जो है वो आपके नॉलेज, आपके आइडिया, आपके एक्सप्रेशन जो है वो सब जो है काम करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया ये मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। तो मुख्य परीक्षा में जब उत्तर लिखने की बातें होती हैं दोस्तों, तो मैंने कहा कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपकी मेहनत और आपकी सफलता के बीच में अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है, या बहुत बड़ा ये हम बात करें तो सम अनुपात में कोई संबंध नहीं। अर्थात इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वही अभ्यर्थी जो है वो सफल हो जाए। दोस्तों आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों क्या करना है? आपको स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। मेरी बात को समझ रहे हो? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच यूपीएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में हमने एक चीज़ ध्यान दिया है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है कभी कभी वो असफल हो जाता है और जो कम पढ़ता है वो सफल हो जाता है। तो यहाँ कम और ज़्यादा पढ़ने का अर्थ जो है वो समय से है ना। तो बहुत अधिक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो है कभी कभी जो है वो सफल नहीं होते हैं, असफल हो जाते हैं, और बहुत कम मेहनत करने वाले व्यक्ति जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके सफल हो जाते हैं। तो सफलता कहीं भी जो है वो इससे नहीं होता है कि आप परिश्रम कितना कर रहे हो। सफलता जो मिलती है उसमें परिश्रम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सफलता मेहनत के साथ साथ अन्य कई कारकों के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी उत्तर लेखन की शैली कैसी। मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ कि उत्तर पुस्तिका को जांच करने वाला जो भी परीक्षक है उसको नहीं पता है कि आप क्या है, उसको नहीं पता है कि उत्तर पुस्तिका लिखने वाला कितना सुंदर दिखता है, उत्तर पुस्तिका लिखने वाला मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है, या मिस उत्तर प्रदेश है, या मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, या मिस्टर उत्तर प्रदेश है। कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता होता, वो नहीं जानता है। आपके उत्तर के माध्यम से वो जानता है कि आप कितने गंभीर हो, कितने परिपक्व हो, और परिस्थितिजनक उत्तर आपके कैसे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपके उत्तर का स्तर ही जो है वो आपको क्या करता है, मार्क्स दिलाता है। और आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक का कलम जो है वो आपको उत्तर पे जो है वो मार्क्स देने से रोक ही ना पाए, है ना। मतलब अगर बहुत कंजूस से कंजूस भी एग्जामिनर हो जो कि आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, एवल्यूएटर हो जो कि आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो उसके कंजूसी में से भी आप अंक निकाल लें, यानी कि वो मजबूर हो जाए, अपने हाथ, उसके हाथ जो है वो रुके ही ना, वो तुरंत आपको नंबर देने के लिए उसके हाथ जो है भागें आगे, है ना। क्योंकि अगर आपका उत्तर लिखना अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप आंख फोड़ लो, सफलता नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो सफलता और विफलता में अगर हम बात करें तो तैयारी जो आप पढ़ रहे हो उसका केवल इंपॉर्टेंस जो है वो मात्र 50% है ना। आप जो पूरी तैयारी है वो 50% है, और 50% जो है ये पूरा का पूरा आपका आंसर राइटिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप आंसर राइटिंग जो है वो कैसा कर रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यानी कि 50% किस पे है, 50% इस बात पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है एक पेपर में, तो 3 घंटे में आपने आपका उत्तर कैसा लिखा है, आपका आउटपुट क्या है, आपका निष्पादन क्या है, वो इस बात के ऊपर जो है डिपेंड करता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब उत्तर लिखें तो कैसे लिखें, बुलेट्स में लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, या पैरा बनाकर लिखें, या रेखा चित्र के माध्यम से लिखें, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों उत्तर की जो आप लिख रहे हो वो प्रश्न के डिमांड के हिसाब से होगा कि प्रश्न कैसा पूछ रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, रेखा चित्र बना के लिख सकते हैं, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, अस्पष्ट कि भैया पढ़ने में, मतलब आपका उत्तर आपके अलावा किसी और को भी पढ़ने में जब आएगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उत्तर में तथ्य होने चाहिए, उसका विश्लेषण सही तरीके से होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अब इन्हीं चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे तो सफलता और विफलता में यही 50%।
लेकिन सबसे जानते हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है? सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की ये बात है कि तैयारी करने वाले 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है ना? 99% स्टूडेंट जो हैं वो हैं क्या? लापरवाह। ठीक है ना? और कॉलेज के बाद जब बीए उन्होंने किया होगा, एमए किया होगा, तो उसके बाद जो है उनको वहाँ जो उत्तर लेखन उन्होंने किया होगा, यहाँ से उत्तर लेखन उसका जो है वो क्या हो गया है? बिल्कुल अलग हो गया। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं? वो लापरवाही बरतते हैं और उससे क्या होता है कि अपने कॉलेज के बाद का जीवन में उनको पहला अवसर मिलता है वो एग्ज़ाम में देने, तो वहाँ जाके अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अब यूपीएससी का जैसे कि हमने सिलेबस देखा, और सिलेबस को जब देखा तो हमने देखा कि 9 पेपर यूपीएससी में और 8 पेपर यूपीपीएससी में डिस्क्रिप्टिव है, और जिसमें उत्तर जो है वो आपका 50 से लेकर 250-300 शब्दों तक का आपको लिखना होता है। और ये पूरी की पूरी जो है वो आपके उत्तर लेखन की शैली के ऊपर। अच्छा, उत्तर लेखन की शैली में एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आपकी कंटिन्यूटी है कि नहीं, या और आपने ऊपर का जो लिखा और नीचे का जो पैरा लिखा है, या ऊपर का पॉइंट लिखा और नीचे के पॉइंट जो है उसके बीच में तारतम्यता बन पाई है कि नहीं बन पाई है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें समय कितना दे रहे हैं, यानी कि टाइम जो है वो देखना होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। तो जब आप शुरुआत करते हो उत्तर लिखन से दोस्तों, तो आप जो देख रहे हो सकता है शुरुआत में आप किसी उत्तर को लिख रहे हो तो हो सकता है एक उत्तर को लिखने में आप 30 मिनट से लेकर 45 मिनट लगा रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो अगर 30 से 45 लगाओगे तो आप 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं लिख पाओगे। तो आपको टाइम क्या करना होगा? शुरुआत आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये प्रयास करते रहोगे तो यही आपका 5 से लेकर 10 मिनट में आपका ये उत्तर आने लगेगा। यानी कि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप बार बार जब उत्तर लिखोगे तो आप समय प्रबंधन करना सीख जाओगे। ठीक है ना? आप ध्यान देने लगोगे कि किस प्रकार से हम टाइम को जो है वो मैनेज कर पाते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये सारी जो है वो चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिस लेखन शैली में जो है वो तारतम्यता होनी चाहिए, और ये तारतम्यता आएगी नहीं भैया, वो आप जब अभ्यास करोगे, निरंतर जब अभ्यास करोगे, तो निरंतर अभ्यास के माध्यम से जो है ये संभव हो सकेगा। ठीक है ना? तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, और इसके लिए उम्मीदवारों को जो है वो, जो भी आपके उम्मीदवार हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या करना होगा? शुरू से जो है वो उत्तर लेखन में जो है वो रहना होगा, और उत्तर लेखन शैली के विकास में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब किसी भी उत्तर को जब आप लिखते हो तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो मैंने कहा तकनीकी शब्दों की परिभाषा आपको ध्यान, कुछ स्टेजेस होते हैं, जिस स्टेजेस में आप देख सकते हो, है ना? जैसे मैंने कहा ना कि अलंकार का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए, जो मैंने बात कहा था, है ना? ये उत्तर आपके स्क्रीन, देखिए एक चीज़ और है, जब भी आप उत्तर लिखें तो आप इस प्रकार के जो मार्जिनल कॉपी होते हैं, है ना, अगर आप रख सके तो बहुत अच्छा है। ऐसे पेजेस पे अगर लिखें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं ऐसे पेजेस हैं तो आप सिंपल सा A4 साइज का पेज लीजिए और वहाँ आप स्केल रख के और ब्लैक पेन से इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। एक बात मैंने शुरू में कहा कि तकनीकी शब्द या शब्दों के मकड़जाल से जो है आपको बचने की आवश्यकता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलंकार की मैंने बात कर ही ली है। ठीक है ना? अब ये एक आप देख रहे होंगे कि टॉपर्स भी जीएस में औसतन लाते हैं 45% मार्क्स। ठीक है ना? तो 150 शब्दों की जो लिमिट होती है औसतन A4 साइज में 1.5 पेज, अगर आप 150 शब्द लिख रहे हैं तो मान के चलिए कि 150 शब्दों को अगर हम देखें तो 150 शब्दों में अगर कोई प्रश्न है तो A4 साइज में अगर आप लिखते हैं तो 1.5 पेज में लिखते हैं। 250 शब्द है और ठीक ठाक आपका वर्ड है तो 2.5 पेज के आसपास लग जाता है। यूपीएससी में जो सर्वाधिक अंक अभी तक किसी ने लाया है तो ये अनुदीप और दुर्ईट शेट्टी है, 2017 का ये टॉपर है, और इसने अभी तक सबसे ज़्यादा 55% के आसपास जो है ये लाया है। 1126 मिला था, है ना? और मेंस परीक्षा में अगर हम बात करें तो 1750 में 950 नंबर जो है वो मिला हुआ था। ठीक है? तो आप जानें कि नॉर्मली जो भी स्टूडेंट होते हैं वो उनका जो एवरेज स्कोर होता है वो 45% के आसपास होता है ना? तो नॉर्मल जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। ठीक है ना? अब उत्तर लेखन में अपनी राइटिंग स्किल्स को, मैंने कहा कि आप राइटिंग स्किल को जितना सुधारोगे उतना जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बेहतर होगा। ठीक है ना? और राइटिंग स्किल को सुधारने के तरीके क्या होते हैं? तो राइटिंग स्किल को सुधारने के जो तरीके हैं दोस्तों, तो हर उत्तर के जो हैं वो आपके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि
जब आप किसी भी क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में है और जब आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने कहा ना कि इसके 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, तो आपने प्रश्न को देखा है ना, प्रश्न को आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा, और प्रश्न को जैसे देखा तो प्रश्न को क्या कर दीजिए, आप टुकड़ों में बांट दीजिए कि प्रश्न क्या है रहा है ना, उसको अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए प्रश्न को देखकर, पहला चीज़। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको एक रूपरेखा तैयार करनी है, किसकी, उत्तर की। रूपरेखा मतलब कि आपके उत्तर में क्या क्या जाना चाहिए प्रश्न के हिसाब से, बात समझ रहे हैं। तीसरा जो है वो आप क्या करेंगे, अब आप उत्तर लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। और चौथा पार्ट अगर हम बात करें तो चौथे पार्ट में क्या करेंगे कि आप अपने उत्तर को जो है वो आकर्षक बनाएंगे, मतलब उत्तर में जो है वो तथ्यों को या जो भी आपका प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न के हिसाब से जो है वो आप उत्तर लिखोगे। तो ये जो है उत्तर लेखन के क्या हैं, आपके विभिन्न चरण यानी कि स्टेजेस हैं आपके, ठीक है ना, आंसर राइटिंग के। बात समझ में आ रही, बहुत बेसिक सी जो बातें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन को पहले 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, सबसे पहले आप उसको तोड़िए, ठीक है ना, प्रश्न को। फिर उसके बाद एक अपना रोड मैप तैयार कीजिए कि इस उत्तर में मुझे क्या क्या लिखना है। फिर उसके बाद आप उत्तर को लिखिए और उसके बाद उत्तर देखिए कि आपका उत्तर जो लिख रहे हो वो कितना आकर्षक है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रश्न को हम क्या करें, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि प्रश्न देखते हैं और तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, ये बहुत गलत है दोस्तों। सबसे पहले जब आपके पास प्रश्न आए तो आप क्या कीजिए, उसको टुकड़ों में बांटिए, ठीक है ना। और उत्तर लेखन प्रक्रिया का जो सबसे पहला चरण है ये यही है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि कई बार बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो केवल प्रश्न का मुखड़ा पढ़कर उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न पूछा क्या है। और प्रश्न को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप जवाब कहाँ से अच्छे से दे पाएंगे। जैसे उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न के अंदर भी प्रश्न छुपे होते हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मेंस में अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो प्रश्न के अंदर के प्रश्न को नहीं समझते हैं, और प्रश्न के अंदर के जब प्रश्न को नहीं समझते हैं तो गलतियां होंगी। जब आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं तो आप लिखोगे कैसे। तो हमेशा प्रश्न जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे कहना क्या चाहता है, आपसे पूछना क्या चाहता है, और इसीलिए आपको किसी भी प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना होगा। और जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा प्रश्न में पूछा ये गया, इसमें ये लिखना है और ये नहीं लिखना है, ठीक है ना। और जब तक, अब ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो आपको प्रश्न की तरह लगेगा, है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस प्रश्न का जो है ये लिखना है और ये इसमें नहीं लिखना है। तो प्रश्न को समझने में आपको क्या देखना होगा कि प्रश्न जब भी आप पढ़ोगे तो उस प्रश्न के अंत में जो शब्द दिए होंगे वो शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि टिप्पणी करें, व्याख्या करें, प्रकाश डालें, आलोचना करें, समालोचना करें, है ना। ये जो शब्द जो लास्ट में लिखे होते हैं उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। और प्रश्न जब आप देखोगे तो प्रश्न में आपको ये भी देखना होगा कि वो प्रश्न का जो पूछने का जो तरीका है, ठीक है ना, उनमें अगर 2 प्रश्न हैं तो उन 2 प्रश्नों के बीच में आपसी संबंध क्या है, यानी कि प्रश्न के अंदर के प्रश्न का, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जो है वो आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने कहा कि व्याख्या करें, प्रकाश डालें, मूल्यांकन करें, निरीक्षण करें, समीक्षा करें, आलोचना करें, समालोचना करें, ऐसे शब्दों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये है क्या, क्योंकि यही शब्द जो हैं वो आपके उत्तर का आधार तय करते हैं। यही शब्द जिसको आप अगर समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, तो आप अपना उत्तर अच्छा लिखोगे और परीक्षक समझ जाएगा कि ये जो अभ्यर्थी है, जो उम्मीदवार है, जो ये एस्पिरेंट्स है, इसने जो उत्तर लिखा है वो उत्तर कैसा लिखा है। और बहुत सारे परीक्षक जो हैं, ठीक है ना, कई बार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, कि इन्हीं शब्दों को जो है अपना आधार बना के हमें उत्तर लिखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इसी शब्दों को आधार बनाकर आपसे आपकी कॉपी को चेक करे, ठीक है ना। तो इसको समझने की जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना।
तो इसको समझेंगे जब आप, तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को जब समझेंगे, ऐसे शब्दों को जब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही सरल भाषा में जो है वो अपनी बातों को आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग को क्या करना है, हमें समझना है कि ये शब्द हैं क्या और इन शब्दों का उत्तर कैसे। जैसे ये आप देख रहे हो कि इंट्रो, बॉडी, समापन, है ना। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में दूसरे तथ्य सूचना होना चाहिए, फिर आपका उस शब्द जो भी आपका टॉपिक है उसका सबसे क्लाइमेक्स टाइप का, है ना, और उसके बाद जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई आपका उत्तर पढ़ता है, जैसे कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो अगर किसी के घर में जा रहे हैं, तो अगर आपकी एंट्री ही गेट पे आप देख रहे हैं खूब कूड़ा पड़ा हुआ है, खूब कचरा है, और घर बहुत अंदर सुंदर हो, तो आप जब गेट पे पहुंचोगे और गेट पे ही देखोगे बदबू आ रही, तो क्या आप अंदर जा पाओगे? पहले को यार बहुत गंदे से रहते हैं इन लोग। तो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए, वो एंट्री कितनी होनी चाहिए, वो एंट्री कैसी होनी चाहिए, वो एंट्री बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री बेहतर होगी, है ना। एंट्री मीन्स इंट्रो, इंट्रो अगर आपका बेहतर होगा तो एग्जामिनर और अंदर जाके पढ़ना चाहेगा कि आपने लिखा क्या है। अगर इंट्रो ही खराब होगा तो एग्जामिनर आगे पढ़ेगा नहीं, वो एक ऐसे ही सड़ा सा मार्क्स दे देगा आपको कि चलो यार ये ऐसा ही है, हटाओ इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस पर कि ये है क्या, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, किया जाए। ठीक है, तो आप कुछ शब्दों पे आप ध्यान रखेंगे, उस शब्दों पे हमें बात करना है। कई बार आपको जो प्रश्न होता है, उस प्रश्न में होता है वर्णन करें, कई बार होता है विवरण, होता है ना, कई बार कि विवरण कीजिए उस उत्तर का, वर्णन कीजिए उस उत्तर का। कई बार होता है व्याख्या कीजिए, कई बार होता है स्पष्टीकरण कीजिए। देखा होगा आपने, ठीक है ना। अब ये जैसे ये शब्द हो गए कौन कौन से, वर्णन और विवरण, व्याख्या और स्पष्टीकरण। ठीक है ना। कई बार क्या होता है आपका, प्रकाश डालें, बात समझ रहे हैं ना। ऐसे करके कई बार प्रश्न होता है ना, इस प्रश्नों का वर्णन कीजिए, इसका विवरण दीजिए, इसका व्याख्या कीजिए, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, ऐसे प्रकाश डालिए। ऐसे करके कई बार प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपसे वर्णन करने के लिए बोला है या विवरण देने के लिए बोला है, तो आपके पास जो है, इसका मतलब है कि आपके पास इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताने के लिए जो है वो आपके पास गुंजाइश बची है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए और प्रकाश डालिए, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो बोलने के लिए है नहीं, तो आप सरल से सरल शब्दों को समझाते हुए आप इस उत्तर को लिख दीजिए। ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बताइए, समझ में आ रही है ना? सभी को क्लियर है? बताते चलिएगा। क्लियर है सभी को? एक बार फटाफट जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं। और जो भी चैनल पे पहली बार हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जो है वो दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे, है ना। अपने सारे मित्रों के साथ जो वो क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी, और अपने सारे मित्रों के साथ, है ना। देखो, मैंने टाइम लिया आप लोग के लिए कि मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो कितने डिटेल में मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों को आप जब ध्यान दोगे ना दोस्त, इन सब पे जब काम करोगे तो आप बहुत बेहतर करोगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब दूसरा चीज़ देखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? अब कई बार प्रश्न जो आते हैं आपसे क्या करते हैं, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, है ना।
आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए। ऐसे शब्द आप देखते हो, ठीक है ना। अब आलोचना करना, समीक्षा करना, परीक्षा करना और विवेचना करना, ये अगर बहुत ध्यान दोगे तो ये सब में जो है वो क्या है, समान है। यानी कि परीक्षक जो है वो, अगर आप इसमें उत्तर एक ही जैसा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप इसके में बहुत दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो। तो अब कुल मिलाकर जब ऐसे प्रश्न आए कि आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, तो मतलब ये है कि आपके जो भी उत्तर होंगे उस उत्तर में आप किसी भी तथ्य या किसी कथन में जो है वो क्या करेंगे कि अब जब आलोचना किसी की जाती है ना, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है ना। आलोचना करने की बात की जा रही है तो आप क्या करते हो, या समीक्षा करने के बारे में, समीक्षा का मतलब है कि रिव्यू करना है ना। तो आप क्या करते हो, उसके जो भी गुड होते हैं वो भी बताओगे, जो उसके अंदर बैड होगा वो भी बताओगे। यानी कि इसमें आप प्रोज भी बताओगे और कॉन्स भी बताओगे, है ना, कि क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, इसके बारे में आप बताओगे। अब आलोचना जो शब्द है, ये आलोचना जैसे होता है ना कि वो मेरा आलोचना ना कर रहा था, तो आलोचना जो शब्द है, ठीक है ना, तो जब आलोचना की बात करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि आलोचना का मतलब जो है वो नेगेटिव सेंस में है, नकारात्मक पूछा जा रहा है। लेकिन आलोचना का सही अर्थ क्या है, कि आलोचना का कहते हैं ना कि जैसे हिंदी में आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि फलाना वकी जो है वो बहुत बड़े आलोचक थे। तो आलोचक का मतलब क्या होता है, आलोचक आपका नेगेटिव नहीं होता, नकारात्मक नहीं होता है। आलोचक क्या होता है, आलोचक जो है वो आपका गुण भी बताएगा और आपके दोष को भी बताएगा। यानी कि आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपकी बुराइयाँ क्या हैं, वो दोनों बताएगा, है ना। और आलोचक इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति का आलोचक होना चाहिए कि उसकी अच्छाई और बुराइयां जो हैं वो सब बताए, है ना। तो आलोचक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आलोचना में आपको गुण और दोष दोनों को जो है वो बराबर रखना है। लेकिन समीक्षा करना, परीक्षण करना, समालोचना करना, इनके जैसे प्रश्नों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो हैं, तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि उसका गुण बताओगे, उसके दोष बताओगे, इसको जो है वो बराबर रखोगे। लेकिन आलोचना में थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा कि मान लो कि यहाँ समीक्षा, परीक्षण, विवेचना में या समालोचना में 50-50 अगर आप रखते हो, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रेशियो जो है वो 70-30 या 60-40 का हो जाएगा। यानी कि 70% उसका नेगेटिव और 30% उसका पॉजिटिव, या 60% नेगेटिव और 40% जो है उसको पॉजिटिव, ऐसे करके आप चल सकते हैं। लेकिन जब भी कभी होगा प्रश्नों में कि इसका मूल्यांकन कीजिए, है ना, कभी कभी प्रश्न में क्या पूछा जाता है, मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट करके लिखा रहता है ना, इवेल्युएट। तो जब किसी का मूल्यांकन करने के बारे में बात की जा रही है तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है ना। तो इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो मूल्य धन अंकन, यही बनता है। अंकन मतलब आंकना, है ना। आप कहते हो ना कि हम उनको आंक रहे हैं, साधारण से शब्दों में बात करें तो औकात नापना, जैसे नहीं कहते हो आप, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो आंकना, किसी को आंकना। तो जब ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कहा जाता है कि आप इसका मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों में जो अभ्यर्थी होती है ना, यानी कि जो भी कॉपी लिखने वाला है, ठीक है ना, वो क्या कहा जा रहा है, मतलब इसको आंको। तो जब आंकोगे तो क्या करोगे आप कि उसके बारे में पीछे भी उसका देखोगे, पास्ट भी देखोगे, वर्तमान भी देखोगे और उसका भविष्य भी देखोगे, ठीक है ना। तो उसकी कमियों को भी बताओगे, ठीक है, और वर्तमान में वो कैसा है वो भी बताओगे, वो कितना उपयोगी है वो भी बताओगे। तो मूल्यांकन जो है वो क्या होना चाहिए कि मूल्यांकन जो है वो हर टाइम का होना चाहिए, सर्वकालिक होना चाहिए, है ना। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को लेकर जो है वो आपको चलना होगा, और उसकी उपयोगिता क्या है वो सबके बारे में आपको बताना होगा। बात समझ रहे हो। तो मूल्यांकन हमने देखा, लेकिन मूल्यांकन के पहले कभी कभी प्रश्नों पे क्या होता है कि मूल्यांकन के पहले कभी कभी प्रश्नों पे लिख देता है आलोचनात्मक मूल्यांकन।
अब दोनों को समझिएगा। आलोचना के बारे में हमने जब बात की तो हमने कहा कि मान लीजिए कि 70 और 30 होना चाहिए, 17 उसका दोष और 30 गुण। और मूल्यांकन का मतलब है कि उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को आप देखे होंगे। तो जब भी आपके मूल्यांकन के पहले आलोचनात्मक मूल्यांकन लिख दे या आलोचनात्मक लिखा हो, तो कुल मिलाकर क्या है कि समझना होगा कि इसके उत्तर को आप तर्कों के माध्यम से जो है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो जब आलोचनात्मक लिख देगा तो इसका मतलब है कि उत्तर में आपको आलोचना करते हुए इसका मूल्यांकन करना है, और आलोचना करना है यानी कि इसके दोषों को ज़्यादा और गुण को कम बताते हुए बातें करनी है, ठीक है ना। तो गुण और दोषों को बताते हुए आपको आगे चलना होगा और स्पष्ट करना होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, या इसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। कई बार आप उत्तर में देखते हो कि आपको क्या लिख देता है उत्तर में, ठीक है ना। उत्तर में कई बार आप देखते हो कि आपको लिखता है विवेचना कीजिए। देखता है, ठीक है ना। तो विवेचना का मतलब क्या है कि किसी भी विवेचना के मतलब अगर हम बात करें तो विवेचना का अर्थ है कि किसी को भी जो है वो क्या कीजिए, आप संपूर्ण रूप से, है ना, उसके बारे में जो है वो क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है। तो संपूर्ण रूप से यानी कि पूरी जानकारी जो है उसके बारे में आपको क्या करना है, देना है। बात समझ में आ रहा है। और जब इस प्रकार से अगर कोई पूछता है कि इसका विवेचना कीजिए, तो इसमें क्या करना होगा कि जितने भी इसके डायमेंशंस होंगे, जितने भी आयाम होंगे, जितने भी इसके पक्ष होंगे, इन सभी पक्षों को रख देना होगा। और नॉर्मली जब विवेचना करने के लिए कहता है तो विवेचना शब्दों पे मत जाइएगा। विवेचना का मतलब ये बहुत ही सबसे आसान, यानी कि इसके जो भी संभावित पक्ष होंगे उसको सीधे लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो विवेचना में अगर हम बात करते हैं तो विवेचना वाले जो भी प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, उसमें सिंपल सा क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा आपको तार्किक व्याख्या की जो है वो अपेक्षा की जाती है, लेकिन तथ्यों को आप सामने चर्चा करते हुए रख सकते हैं। लेकिन जब भी आपसे अगला प्रश्न कभी पूछे कि एनालाइज कर दिए, यानी कि उसका विश्लेषण कीजिए, तो विश्लेषण करने का अर्थ क्या हो जाएगा। जब किसी को आप एनालाइज करोगे, जब किसी को विश्लेषण करोगे, तो विश्लेषण में क्या होगा, ठीक है ना। एनालाइज जब करोगे तो इसमें आप क्या देखोगे कि किसी का विचार होगा, किसी का कथन होगा। जैसे कि सवेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं किसी टॉपिक को। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो किसी का जो कथन होगा उसको हम क्या करेंगे, सरल शब्दों में। अब जब मैं किसी आंसर को, किसी प्रश्न टॉपिक को जब मैं एनालाइज करता हूँ, कहता है ना न्यूज़ एनालिसिस, समाचार का विश्लेषण, तो करने का मतलब क्या होता है कि इसको जो है वो क्या किया जाए कि साधारण शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन ना हो। जब आपको करंट अफेयर्स एनालाइज करके मैं जब आपको देता हूँ तो आप क्या देखते हो, यही होता है ना कि आपके लिए इजी हो जाता है, तो यही हुआ। लेकिन विश्लेषण के अलावा एक और शब्द होता है दोस्तों जिसको कहते हैं संश्लेषण करना। क्या चीज़, संश्लेषण करना। तो संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, तो संश्लेषण का अर्थ है कि कोई बहुत बिखरा हुआ चीज़ है उसको जोड़िए, है ना। संश्लेषण का अर्थ क्या है, बिखरी हुई वस्तुओं को जोड़ना। और विश्लेषण का मतलब क्या है कि साधारण शब्दों में उसको तोड़ना, ठीक है ना, विभाजित करना। ये हमने देखा। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर प्रश्न में ऐसे ऐसे जब आता है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो जब भी आपसे पूछे विश्लेषण करने के बारे में, तो विश्लेषण में मतलब क्या है कि हु, व्हाट, वाई, वेयर और व्हेन, इन सारे शब्दों को जो है वो ध्यान में रखते हुए आप उत्तर को जो है वो लिखोगे। तो अच्छा उत्तर किसको कहेंगे, एक दिमाग में आएगा। तो अच्छा उत्तर वो कहेंगे जो इन सारे शब्दों को ध्यान में रखते हुए उसकी डिमांड को पूरा करता है। अच्छा उत्तर उसे कहेंगे जो कि एक रूपरेखा के साथ आगे बढ़ता है। अच्छा उत्तर वो कहेंगे जो कि धारा प्रवाह हो। कई लोग उत्तर लिखते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग तो अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड पैरा में जाके वो लय से भटक जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। अच्छा उत्तर वो हो जिसमें आपने तथ्यों को सही से प्रस्तुत किया है, प्रामाणिक हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर आप ध्यान देंगे तो आपके उत्तर जो है वो अच्छे होंगे। अच्छा उत्तर वो हो जो प्रश्न की शब्द सीमा को जो है वो क्या किया है, आपको फॉलो किया है। मतलब जो भी आपका समय शब्द सीमा जो दिया है ना, विश्लेषण, इवेलुएट, जो भी शब्द सीमा हुआ है,
ठीक है ना, उस शब्द सीमा को जो है वो क्या किया आप लोगों ने फॉलो किया है ना, तो वो अच्छा उत्तर माना जाएगा, है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान दोगे तो आपका उत्तर जो है वो मेंस का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जो भी एग्जामिनर है जो कि आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि ये जो है वो बहुत ही सही है, ठीक है। एक हमेशा जो प्रश्न होता है कि सर 150 शब्दों में लिखना था या 200 शब्दों में लिखना था, तो हमने मान लीजिए कि 200 की जगह पे 230 या 240 शब्द लिख दिया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना, क्या एग्जामिनर बैठ के हमारा उत्तर, तो देखो भैया एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि बैठ के जो है वो गिने कि अच्छा एग्जामिनेशन 1 2 3 ऐसे करके नहीं टाइम होता है ना, ये सब चीज़ मत सोचो। तो आपका अगर डिमांड अगर है कि 200 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो 200 शब्दों का मतलब होता है कि ये 230 भी जा सकता है और 180 भी जा सकता है, तो 180 से 230, लेकिन 200 शब्दों का मतलब ये नहीं कि आपने 300 या 400 शब्द लिख दिए, है ना, आगे पीछे 10-20 जो है ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें कई सारे ऐसे शब्द होते हैं कि सर इसमें हाइफन जोड़ा जाएगा कि नहीं, कॉमा जोड़ा जाएगा कि नहीं, है ना, तो ये सारे जो होते हैं वो शब्द आपके शब्दों को में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है उत्तर लेखन में कि समय प्रबंधन कीजिए और इन सारी चीज़ों पे जो है वो ध्यान दीजिए। जब इन सारी चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपके उत्तर जो है वो आपके अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को जो है वो हेल्प की होंगी। बहुत सारे आपके अंदर के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके निकले होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप लोगों ने जाना होगा, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपका टॉपिक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अतिरिक्त जानकारी के लिए अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। जो आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है उस आंसर राइटिंग सेशंस को भी आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और भी जानकारी के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।